नमस्कार। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को समझने की चाह रखने वाले हर जिज्ञासु व्यक्ति के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे आमतौर पर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। जी। और आज के हमारे विश्लेषण का आधार, मतलब जो हमारा मुख्य स्रोत है, वो अविंद्राज क्लासेस द्वारा तैयार किया गया एक अत्यंत उच्च स्तरीय और परीक्षा उपयोगी स्लाइड डेक है। और इन नोट्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें तथ्यों को सिर्फ सूचीबद्ध नहीं किया गया है, बिल्कुल। बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो और जिसे वो करंट स्टैटिक ब्रिज कहते हैं, उसके जरिए समझाया गया है। सही कहा। आज हमारा मिशन इन 52 जिलों के उत्पादों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का कोई स्थानीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान कैसे बना रहा है। तो आइए इस बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक और आर्थिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम्म इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हमें उस कंटेक्स्ट या संदर्भ को समझना होगा जो इन नोट्स की पहली स्लाइड में बहुत ही स्पष्टता के साथ दिया गया है। हम्म। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई इस योजना का जो बुनियादी ढांचा है, वो मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी MOFPI और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों पर टिका है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों का रोल है इसमें। बिल्कुल। और इसका सीधा सा उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल के नारे को एक ठोस आर्थिक मॉडल में बदलना। अब जब हम मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसान केवल कच्चा माल न बेचे। हाँ, सिर्फ फसल बेचना काफी नहीं है। सही, बल्कि उस जिले में ही उस कच्चे माल की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग हो। इससे होता यह है कि जिले के भीतर ही सूक्ष्म उद्योगों का जाल बिछता है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होता है। और देखते ही देखते वो जिला एक स्वतंत्र निर्यात हब में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, यही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ एक बात जो मुझे नोट्स में बहुत दिलचस्प लगी, वो है डेटा का मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी प्रस्तुतिकरण। अगर हम कृषि और अनाज के खंड की ओर देखें, तो इसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही सटीक करंट स्टैटिक ब्रिज बनाया गया है। वो कैसे? जैसे उदाहरण के लिए चंबल क्षेत्र के मुरैना और भिंड जिलों को सरसों के उत्पादन के लिए चुना गया है। वहीं अगर हम रायसेन की बात करें तो वहां बासमती चावल, दमोह में चना और दतिया में गुड़ को ओडीओपी के तहत रखा गया है। जी। आमतौर पे हम इन्हें सिर्फ याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन्हीं जिलों का चयन क्यों किया गया। क्या इसके पीछे का विज्ञान केवल मिट्टी से जुड़ा है? मैं चाहूंगी कि हम इस पर थोड़ा विस्तार से बात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर जो स्टैटिक जीके लिंकेज है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम चंबल के मुरैना और भिंड का ही उदाहरण लें, तो हमें मध्य प्रदेश के भू आकृतिक नक्शे को देखना होगा। हम्म। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसका विस्तार है। यह मिट्टी नमी सोखने में बेहतरीन होती है और सरसों जैसी तिलहन फसल के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करती है। मतलब कोई तुक्का नहीं है यहाँ? एकदम नहीं। सरकार किसी भी उत्पाद को ओडीओपी में तब तक नहीं डालती जब तक कि उस जिले का प्राकृतिक भूगोल उस फसल का समर्थन न करे। समझ गई। इसी तरह दलहन के मामले में नरसिंहपुर जिले को तूर दाल के लिए चुना गया है। नरसिंहपुर की जलवायु और वहां की गहरी काली मिट्टी इतनी अनुकूल है कि जिले को मध्य प्रदेश का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या बात है, दाल का कटोरा! हाँ, तो ये सिर्फ एक करंट अफेयर का तथ्य नहीं है, बल्कि एक गहरा भौगोलिक सच है। और अरविंदराज क्लासेस के नोट्स इसे बहुत ही सटीकता से मैप करते हैं। यहाँ मुझे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिख रहा है, बालाघाट का चिन्नौर चावल। अरे वाह, ये तो बहुत खास है। जी, इस मास्टर टेबल में इसे एक जीआई टैग उत्पाद के रूप में विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है। अब श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलने से जमीन पर क्या बदलाव आता है? मतलब एक किसान या निर्यातक के लिए इस टैग की असल अहमियत क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन केवल एक कागज का प्रमाण पत्र नहीं है। तो फिर क्या है? मिलता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे विश्व में कोई और अपने चावल को चिन्नौर चावल कहकर नहीं बेच सकता। मतलब उसकी एक लीगल पहचान बन गई। बिल्कुल। इससे उस चावल की विशिष्टता और प्रामाणिकता कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाती है।
परिणाम ये होता है कि वैश्विक बाजार में खरीदार उस विशेष गुणवत्ता के लिए एक प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और उसका सीधा फायदा उसका सीधा फायदा उस क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी था कि कैसे एक कानूनी ठप्पा पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। और नोट्स में जो प्रक्रिया प्रवाह या जो डायनामिक फ्लो चार्ट दिया गया है वो इस पूरी सप्लाई चेन को बहुत ही आसान भाषा में समझा देता है। हाँ, वो फ्लो चार्ट वाला तरीका काफी प्रभावी है। इसमें बहुत साफ तौर पर दिखाया गया है कि सबसे पहले फसल का उत्पादन होता है, उसके बाद ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होती है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले दाने अलग किए जाते हैं। फिर राज्य सरकार की मदद से उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग होती है और अंतिम चरण में वो वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। ये जो ब्रांडिंग वाला हिस्सा है, शायद वहीं पर ये ओडीओपी योजना सबसे ज्यादा काम कर रही है। एकदम सही विश्लेषण है। अब अगर हम खेतों से निकलकर मध्य प्रदेश के फ्लेवर मैप यानी बागवानी और मसालों की दुनिया में कदम रखें तो आंकड़े और भी ज्यादा रोचक हो जाते हैं। बागवानी का यह हिस्सा मध्य प्रदेश की कृषि विविधता का सबसे मजबूत प्रमाण है। अगर मसालों के नक्शे को देखें तो खरगोन का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसे मिर्च के लिए चुना गया है, राइट? जी हाँ, खरगोन निमाड़ क्षेत्र में आता है और यहाँ की मिर्च इतनी प्रसिद्ध है कि इसे निमाड़ का सफेद सोना क्षेत्र भी कहा जाता है। सफेद सोना। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही खास एग्जाम रेडी तथ्य दिया गया है खरगोन की बेड़िया मिर्च मंडी के बारे में। ऐसा बताया गया है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में से एक है। बिल्कुल है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या इतनी बड़ी मात्रा में मिर्च उगाने के लिए वहां की जलवायु पूरी तरह से अनुकूल है? निश्चित रूप से। निमाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान और शुष्क जलवायु मिर्च की तीक्ष्णता और उसके रंग को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब ज्योग्राफी ही सब कुछ तय कर रही है। एकदम। और इसी तरह अगर हम मसालों में थोड़ा उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ें तो गुना और नीमच को धनिया के लिए और मंदसौर को लहसुन के लिए चुना गया है। मंदसौर का लहसुन? जी। मंदसौर की जलवायु और वहाँ की मिट्टी में जो विशिष्ट खनिज तत्व हैं वे लहसुन की गांठों को बड़ा और अधिक औषधीय गुणों वाला बनाते हैं। मसालों के इसी क्रम में नोट्स के अंदर एक बड़ी दिलचस्प भौगोलिक क्लस्टरिंग की गई है जिससे चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वो मेमोरी ट्रिक वाली बात कर रही हैं आप? हाँ, जैसे अदरक के लिए 3 अलग-अलग जिलों को चुना गया है, टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी। अगर हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखें तो टीकमगढ़ और निवाड़ी बुंदेलखंड के हिस्से हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोसी हैं। और बड़वानी एकदम दक्षिण पश्चिम में निमाड़ में आता है। बिल्कुल। इन तीनों जगहों पर अदरक का चयन इस बात का सबूत है कि योजना सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसी तरह हल्दी के लिए शहडोल को चुना गया है। अब अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक लिंकेज की बात करें तो फलों और सब्जियों का वितरण इसे और भी स्पष्ट करता है। फलों का वितरण इस योजना का सबसे वैज्ञानिक पहलू है। चलिए मालवा और छिंदवाड़ा के पठारी क्षेत्रों को देखते हैं। जी। वहां आगरमालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा जिलों को संतरा के लिए चुना गया है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि सिट्रस या खट्टे फलों को दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड की आवश्यकता होती है, जो मालवा के पठार और छिंदवाड़ा की ऊंचाइयों पर प्राकृतिक रूप से मिलती है। एकदम सही। फलों के इस सूची में कुछ अन्य नाम भी हैं जो श्रोताओं का ध्यान खींच सकते हैं। श्योपुर को अमरूद के लिए, बुरहानपुर को केला के लिए और सिवनी को सीताफल के लिए ओडीओपी का हिस्सा बनाया गया है। बुरहानपुर के केले तो वैसे भी पूरे उत्तर भारत में मशहूर हैं। हाँ, और पन्ना जिले के लिए नोट्स में एक बहुत ही सटीक उपनाम दिया गया है, आमला जिला। अच्छा। पन्ना के जंगलों और वहां की लाल पीली मिट्टी में आमले की पैदावार इतनी जबरदस्त है कि इसे अब इसी नाम से ब्रांड किया जा रहा है। और सब्जियों में भी हमें यही विविधता देखने को मिलती है। शाजापुर और खंडवा प्याज के लिए, इंदौर आलू के लिए, जबलपुर मटर के लिए और सतना टमाटर के लिए जाने जा रहे हैं। यहाँ जो इंदौर का आलू और जबलपुर की मटर है वो अपने आप में बड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जन्म दे रहे हैं ना? बिल्कुल। जब हम आलू की बात करते हैं तो सिर्फ कच्चा आलू नहीं बल्कि चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और अन्य स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां इंदौर के आसपास अपना बेस बना रही हैं। यही तो वो वैल्यू एडिशन है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है चीजों को देखने का। अब तक हमने मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की। आइए अब इस फ्लेवर मैप से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी ईस्टर्न आर्क की तरफ चलते हैं। जी, वो बहुत जरूरी क्षेत्र है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से एक जनजातीय बेल्ट है, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर यहाँ के सुपर फूड्स पर है।
नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली और अनूपपुर जैसे जिलों को कोदो कुटकी के लिए चुना गया है। और अलीराजपुर तथा उमरिया को महुआ के लिए। सही। देखिए, अगर हम करंट अफेयर्स और जनसांख्यिकी को एक साथ रखकर देखें तो ये पूरी रूपरेखा का सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, खासकर परीक्षाओं के लिए। वो कैसे? ये पूर्वी और कुछ पश्चिमी बेल्ट, गोंड, बैगा और भील जैसी जनजातियों का घर है। सदियों से कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाज और महुआ उनके दैनिक आहार और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। जी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ वर्ष 2023, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इस घोषणा ने जमीन पर पूरी तस्वीर कैसे बदल दी? इस वैश्विक पहल ने दुनिया भर के पोषण विशेषज्ञों का ध्यान इन मोटे अनाजों, जिन्हें अब श्री अन्न कहा जाता है, उनकी ओर खींचा। कोदो कुटकी में फाइबर, आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात, नोट्स में लिखा है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें हैं। बिल्कुल, यानी इन्हें उगाने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अचानक से डिंडोरी और मंडला के आदिवासी किसानों द्वारा उगाई गई ये पारंपरिक फसल अमेरिका और यूरोप के सुपरफूड मार्केट में पहुंचने लगी। वाह! इसी तरह महुआ, जिसे पहले सिर्फ स्थानीय शराब बनाने के लिए जाना जाता था, अब एनर्जी बार्स, जैम और स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों के रूप में ब्रांड किया जा रहा है। ये तो सच में स्थानीय ज्ञान का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक बेहतरीन संगम है। और जब जनजातीय क्षेत्रों की बात हो ही रही है, तो हम झाबुआ के कड़कनाथ चिकन को कैसे भूल सकते हैं? उसे भूलना तो नामुमकिन है। पशुपालन श्रेणी में इस उत्पाद ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। नोट्स के अनुसार इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पूरी तरह से काला रंग है, जिसमें इसके पंख, मांस और यहाँ तक कि हड्डियां भी शामिल हैं। और इसके मांस में अत्यधिक उच्च प्रोटीन और कम कोलेस्ट्रॉल होता है। बिल्कुल। कड़कनाथ झाबुआ के भील समाज की पहचान है और अब ये पूरे देश के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की पहली पसंद बन रहा है। अब पशुपालन के बाद अगर हम वानिकी यानी फॉरेस्ट्री की तरफ मुड़ें तो एक और बहुत बड़ा स्टैटिक जीके का तथ्य हमारे सामने आता है। वो क्या? हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि कई जिलों के ओडीओपी उत्पाद सीधे इन जंगलों से आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में दिए गए भौगोलिक विवरण बहुत ही सटीक हैं। जैसे बैतूल जिले को वहां के उच्च गुणवत्ता वाले सागौन यानी टीक वुड के जंगलों के लिए चुना गया है। जी। इसके अलावा देवास, हरदा और रीवा जिलों को बांस के उत्पादन के लिए इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। बांस तो वैसे भी हरा सोना माना जाता है ना? हरा सोना, बिल्कुल। और बांस का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है। स्थानीय कारीगर इसका उपयोग फर्नीचर, सजावटी सामान और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने में करते हैं। इससे न केवल वनों का संरक्षण होता है, बल्कि एक सस्टेनेबल या टिकाऊ अर्थव्यवस्था भी बनती है। जब हम कारीगरों और हस्तकला की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हथकरघा और कलाकृतियों के खंड में अशोकनगर की चंदेरी साड़ियों और धार के बाघ प्रिंट का विशेष उल्लेख है। यहाँ नोट्स में इतिहास का एक बहुत ही सुंदर संदर्भ जोड़ा गया है। ये इतिहास और वर्तमान की ब्रांडिंग का एक शानदार उदाहरण है। कैसे? देखिए, चंदेरी साड़ियों को ऐतिहासिक रूप से सिंधिया राजवंश और बुंदेल शासकों का शाही संरक्षण प्राप्त था। इन साड़ियों में इस्तेमाल होने वाला रेशम, जरी का काम और उनकी बुनाई इतनी बारीक होती है कि ये आज भी विलासिता और रॉयल्टी का प्रतीक मानी जाती हैं। और बाघ प्रिंट? दूसरी ओर धार का बाघ प्रिंट अपनी पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक और पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अशोकनगर की चंदेरी और धार के बाघ प्रिंट दोनों को ही उनकी इस ऐतिहासिक और भौगोलिक विशिष्टता के कारण जीआई टैग मिला हुआ है। हस्तशिल्प का यह दायरा सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है। नोट्स में और भी कई दिलचस्प कलाओं का जिक्र है, जैसे उज्जैन का बैटिक प्रिंट, जो मोम का उपयोग करके कपड़ों पर रंगाई करने की एक अनूठी कला है। जी। इसके अलावा भोपाल की जरी जरदोजी और जूट उत्पाद, शिवपुरी की विशेष कपड़ा जैकेट भी इस सूची में शामिल हैं। और अगर हम लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो छतरपुर का लकड़ी का फर्नीचर और सीहोर के लकड़ी के खिलौने अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। इन कलाओं के साथ एक बहुत बड़ी सामाजिक बात जुड़ी है। जब छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर या भोपाल की जरी जरदोजी को ओडीओपी के तहत लाया जाता है तो असल में पीढ़ियों से चली आ रही ये कला को विलुप्त होने से बचाया जा रहा होता है।
उन्हें आधुनिक बाजार की मांग के हिसाब से डिजाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल। अब हस्तशिल्प के कोमल धागों से निकलकर थोड़ा मजबूत चट्टानों और उद्योगों की तरफ चलते हैं। भूगर्भशास्त्र और भवन निर्माण सामग्री वाले खंड में कटनी का स्टोन और ग्वालियर की सैंडस्टोन टाइल्स को शामिल किया गया है। इसका भौगोलिक कारण क्या है? यहाँ फिर से हम अरविंदराज क्लासेस के नोट्स का एक जबरदस्त स्टैटिक जीके लिंकेज देख सकते हैं। अच्छा। ग्वालियर और कटनी का ये जो पूरा बेल्ट है, ये विंध्यन शैल समूह यानी विंध्यन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन की चट्टानें ऐतिहासिक रूप से अपने उत्कृष्ट सैंडस्टोन और चूना पत्थर के लिए जानी जाती हैं। तो इसका इतिहास से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है। अगर हम इतिहास में झांकें तो सांची के स्तूप से लेकर खजुराहो के मंदिरों तक में इसी क्षेत्रीय पत्थर का उपयोग हुआ है। आज वही उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर और टाइल्स ओडीओपी के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखना अद्भुत है कि कैसे भूगोल, इतिहास और आधुनिक अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ जाते हैं। इसी कड़ी में खाद्य प्रसंस्करण का एक और मशहूर नाम है रतलाम की रतलामी नमकीन, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। जी। साथ ही सीधी जिले को उसके बेहतरीन कालीन के लिए चुना गया है। लेकिन इन सब के बीच नोट्स के इंजीनियरिंग प्रवाह वाले चार्ट ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। सागर और विदिशा जिलों को कृषि उपकरणों के लिए ओडीओपी में शामिल किया गया है। ये फ्लोचार्ट कैसे काम करता है? ये फ्लोचार्ट बहुत ही तार्किक तरीके से मध्य प्रदेश में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को समझाता है। इस श्रृंखला की शुरुआत होती है कच्चे लौह अयस्क से। ठीक है। यह लौह अयस्क सागर और विदिशा में स्थापित फाउंड्री या ढलाई कारखानों में पहुंचता है। इन फाउंड्रीज में लोहे को पिघलाकर ट्रैक्टर के पार्ट्स, हल और अन्य कृषि यंत्रों का निर्माण होता है और अंत में ये उपकरण सीधे किसानों तक पहुंचता है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, सागर और विदिशा ऐतिहासिक रूप से कृषि उपकरणों के निर्माण के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं और ओडीओपी उन्हें अब तकनीकी रूप से उन्नत कर रहा है। ये एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब श्रोताओं के सामने मैं इस पूरी योजना का सबसे बड़ा और शायद सबसे अनूठा अपवाद रखने जा रही हूँ। हमने 52 जिलों में से कई जिलों के उत्पादों की बात की, कहीं फल हैं, कहीं मसाले, कहीं पत्थर, तो कहीं मशीनें। सही बात है। लेकिन होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहा जाता है, पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे ओडीओपी योजना में किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं बल्कि एक सेवा यानी पर्यटन के लिए चुना गया है। और अगर हम नर्मदापुरम की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करें तो ये अपवाद पूरी तरह से जायज लगता है। वो कैसे? ये जिला नर्मदा नदी के तट पर बसा है और यहीं पचमढ़ी स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी इसी जिले में है। जी। सरकार ने यह समझा कि नर्मदापुरम की सबसे बड़ी ताकत कोई उत्पाद नहीं बल्कि इसकी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव हैं। इसलिए वहां होम स्टे, इको टूरिज्म और गाइड ट्रेनिंग को ही एक प्रोडक्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। ये इस योजना की सबसे खूबसूरत और बहुआयामी सोच है। तो श्रोताओं के लिए ये था मध्य प्रदेश की ओडीओपी योजना का एक विस्तृत और भौगोलिक परिदृश्य। बिल्कुल। अपनी इस गहन चर्चा को समेटते हुए आइए अरविंदराज क्लासेस की मास्टर टेबल से एक त्वरित रिवीजन स्नैपशॉट लेते हैं ताकि परीक्षा के लिए सबसे उच्च संभावना वाले तथ्य याद रहें। सबसे पहले जीआई टैग वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान दें। झाबुआ का कड़कनाथ चिकन, अशोकनगर की चंदेरी साड़ियाँ, रतलाम की रतलामी नमकीन, धार का बाघ प्रिंट और बालाघाट का चिन्नौर चावल। और इसके बाद जनजाति बेल्ट से पूर्वी हिस्से के 4 जिलों से कोदो कुटकी और अलीराजपुर उमराइया से महुआ। सही। मैं श्रोताओं को ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के कारण कोदो कुटकी और अपने विशेष जीआई टैग के कारण बालाघाट का चिन्नौर चावल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप मैप पर इन्हें देखें तो इनकी जलवायु और मिट्टी के प्रकार को भी जरूर याद रखें। आज के इस डीप डाइव में हमने चंबल की जलोढ़ मिट्टी से लेकर विंध्यन के चट्टानों तक और जनजातीय जंगलों के महुआ से लेकर सागर की फाउंड्री तक का एक लंबा सफर तय किया। ये सिर्फ 52 जिलों की सूची नहीं है बल्कि एक राज्य के आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हम अक्सर इन योजनाओं को निर्यात के आंकड़ों और करोड़ों रुपए के बजट में नापते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब डिंडोरी के एक बहुत ही छोटे से आदिवासी गांव के खेत में उगे कोदो
या अशोकनगर के किसी छोटे से घर में बुनी गई साड़ी को वैश्विक ब्रांडिंग और सही कीमत मिल जाती है, तो यह केवल उस उत्पाद का मूल्य नहीं बढ़ाता, यह उन पारंपरिक कारीगरों और दूर दराज के किसानों के पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने को, उनके बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल देता है। इस योजना का असली असर केवल किताबों या आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन समुदायों के जीवन में आ रहे बदलावों में छिपा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही गहरा विचार है। आशा है कि आज की इस चर्चा ने आपके सामने सिर्फ तथ्य नहीं रखे होंगे, बल्कि उन्हें समझने का एक नया नजरिया भी दिया होगा। हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए और अपने विचारों के क्षितिज को विस्तार देते रहिए।